हमारे आसपास के पदार्थ के क्लास 9 का पहला टॉपिक है क्लास 9 का। पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा थी। पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में क्या थी? प्रचलित विचारधारा थी। तो ये क्या है? तो इनमें से सही कथन चुनना है। तो ये पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति में प्रचलित विचारधारा थी के बारे में दिया गया। तो पहला कह रहा है पदार्थ की लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ का लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते थे, तो ये सही है। पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी सही है। पदार्थ क्या होते हैं? रेत की तरह कणों से मिलकर बनते हैं, तो एक और दोनों सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बारे में सही कथन का चयन करना है। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घटती है। नहीं, गलत बात है। तापमान बढ़ने से पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ती है, तो ये सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बारे में सही कथन क्या है? तो तापमान बढ़ने से पदार्थ कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचान करना है। तो कह रहा है कि ठोस की निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस की आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती है, सही है। बर्फ लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलता। बर्फ लगाने पर ठोस टूट जाती है, लेकिन आकार नहीं बदलता। इसका आयतन स्थिर रहता है। इसका आयतन क्या रहता है? स्थिर रहता है। और ठोस में उच्च संपीड़ित होता है, ये गैस में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए ठोस हम देख सकते हैं, सभी में आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होते हैं। आयतन यानी नगन संपीड़ित होती है। बल लगाने पर ठोस टूट जाता है, लेकिन इसका आकार चेंज नहीं होता है ठोस का। स्पंज के बारे में सही कथन चुने। तो स्पंज क्या है? तो स्पंज ठोस होते हैं, तो ये सही है। स्पंज क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इसमें संपीड़न संभव है। संपीड़न संभव किसमें होता है? तो स्पंज में होता है। द्रवों के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? द्रवों के बारे में सही कथन कौन सी नहीं है? तो द्रव का आयतन क्या होती है? तो निश्चित होती है। आकार अनिश्चित होता है द्रव का। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, तो ये आकार कहाँ से हो जाएगा? द्रव का। तो ये गलत हो जाएगा। आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर क्या हो जाती है? अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर क्या होती है? अधिक हो जाती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। विसरण के गुण पाए जाते हैं द्रव में, और ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर क्या होती है? द्रव में विसरण दर आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है द्रव। संपीड़ित गैस में किस में होती है? तो संपीड़ित गैस ऑक्सीजन सिलेंडर में होती है, एलपीजी में होती है, सीएनजी में। उपयुक्त में से सभी में हो जाएगी संपीड़ित गैस। विसरण की दर सर्वाधिक किस में होता है? तो विसरण की दर सर्वाधिक किस में होगा? गैस में होगा। विसरण की दर सर्वाधिक किस में होगा? गैस में हो जाएगा। किसमें पदार्थ के कणों की गति अधिक तीव्र होती है? तो गैस में। पदार्थ के कणों की गति अधिक तीव्र होती है किसमें? गैस में होती है। बर्फ के संलग्न बिंदु कितना केल्विन होता है? तो 273 केल्विन होता है। बर्फ का संलग्न बिंदु कितना होता है? 273 केल्विन होता है संलग्न बिंदु। किस पदार्थ का ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस के द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। देखो, ठोस से द्रव में चेंज होना संगलन कहलाता है, यानी गलन कहलाता है। ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में जमना क्या कहता है? और संगलन। द्रव से गैस में क्या? द्रव से गैस में जाएगा तो बाष्पीकरण, और गैस से द्रव में आएगा तो संघनन होगा। संगलन। द्रव से ठोस में आएगा तो संगलन हो जाएगा, और द्रव से गैस में जाएगा तो संघनन। द्रव से ठोस में जाएगा तो संगलन, और द्रव से गैस में जाएगा तो संघनन हो जाता है।
गैस से द्रव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, संघनन। और द्रव से गैस में आएगा तो बाष्पीकरण हो जाता है। ठोस से सीधे गैस में डायरेक्ट चेंज होगा तो ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस में आ जाएगा तो ऊर्ध्वपातन होगा। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्रवनांक या संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रवनांक या संगलन कहा जाता है। कह रहा है कि एक या एक से अधिक तत्व के यौगिक के से मिलकर बनने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मिश्रण कहते हैं। एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मिश्रण कहते हैं। सोडा जल किसका उदाहरण है, तो ये विलयन का उदाहरण है। सोडा जल किसका उदाहरण है, विलियम का। नींबू जल किसका उदाहरण है, तो ये भी विलयन का उदाहरण है। नींबू का जल, सोडा का जल आदि क्या है, तो विलयन का उदाहरण है। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन कैसे समांगी मिश्रण, विलयन का कण कितना होता है, 1 नैनोमीटर यानी 109 मीटर से भी छोटा होता है। निम्नलिखित में से विलयन के संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो विलयन क्या होते हैं, विलयन अस्थायी होते हैं, नहीं अस्थायी होते हैं। विलयन समांगी होते हैं तो ये भी गलत है। अस्थायी होते हैं विलयन, ये गलत है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ये सही है। विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। विलयन में सांस छोड़ने पर विलय का कण नीचे बैठ जाता है। विलयन को सांस छोड़ने पर विलय का कण नीचे बैठ जाएगा, नहीं, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ये सही बात है। निलंबन के गुणधर्म के बारे में गलत कथन को चुनें। असत्य कथन। निलंबन क्या है, तो एक प्रकार की विसमांगी मिश्रण है, ये सही है। निलंबन विसमांगी मिश्रण है और विलयन समांगी मिश्रण है। छानन विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण से अलग किया जा सकता है निलंबन में, तो ये भी सही है। प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैला देती है। ये कण आंखों से नहीं देखा जा सकता, निलंबन को आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है ना, कुछ हद तक देखा जा सकता है। प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैला देती है निलंबन। छानने की विधि में मिश्रण का अलग किया जाता है, यह एक विसमांगी मिश्रण होती है निलंबन। दूध क्या है, तो एक विसमांगी मिश्रण है। दूध क्या है, विसमांगी मिश्रण है दूध। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, तो कोलाइडी विलयन एक विसमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडी विलयन एक विसमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडी विलयन विसमांगी होंगे, दूध भी क्या हो जाएंगे, विसमांगी हो जाएंगे। और निलंबन क्या है, तो एक निलंबन भी विसमांगी। दूध हो गया, कोलाइड हो गया और निलंबन, ये सब क्या है, तो विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड कणों का आकार इतना छोटा है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसका निलंबन को देखा जा सकता है, कोलाइड को नहीं देखा जा सकता। कोलाइड विसमांगी मिश्रण होता है या नहीं आंखों से देखा जाता है कोलाइड को। इतने बड़े होते हैं जो प्रकाश की किरणें फैलाते हैं और इसे मार्ग दृश्य बनाते हैं। इन्हें शांत छोड़ दिया जाता है तो कण के तल पर अस्थायी रूप से बैठ जाते हैं। ये छानन के प्रति पृथक नहीं होता है। कोलाइड छानन के प्रति पृथक नहीं किया जाता है छानन विधि के द्वारा। इसे कोलाइड को अपकेंद्रिक तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है। कोलाइड के कण गुणधर्म के बारे में सही कथन का पहचान करें। कोलाइड कण आँखों से नहीं देख सकते हैं, ये गलत है। आँखों से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, तो कोलाइड आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो कोलाइड आँखों से नहीं देख सकते हैं, ये बात सही है, ठीक है। यह एक विसमांगी मिश्रण, ये भी एक प्रकाश की किरणों को फैला देती है। तो क्या है, तो कोलाइड कण गुणधर्म के बारे में सही कथन की पहचान करें। यह कण की प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला देती हैं। इसके कण अस्थायी होते हैं। इसका कण क्या होते हैं, इसके कण क्या हो जाते हैं, तो कोलाइड के कण क्या हो जाएंगे, इसका कण कोलाइड के कणों के आकार छोटा, पृथक रूप से अस्थायी नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के कण क्या हो जाते हैं,
कोलाइड के कण अस्थायी हो जाते हैं। कोलाइड के कण अस्थायी होते हैं। सही कथन का चुनना, तो इसमें तो सभी सही है ना। कोलाइडी विलयन, ठीक है ना। इकोलाइडी विलयन है, इकोलाइडी कण है। तो इकोलाइडी कण का गुणधर्म क्या है, तो इसमें कण प्रकाश की किरण को क्या करती है, फैला देती है। टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है टिंडल प्रभाव। यह एक विशेष प्रकार के विषमांगी मिश्रण होता है टिंडल प्रभाव। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देती है और मार्ग दृष्टि इसे शांत छोड़ देते हैं। यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या है, अस्थायी होते हैं। नीचे की ओर बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या है, अस्थायी। से छायांकन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। निलंबन में कौन आ जाएगा, तो मटमैला जल। मटमैला जल क्या है, तो निलंबन है। चीनी का विलयन, सोडा जल, ये सब क्या है, तो विलयन है। मटमैला जल क्या है, तो निलंबन है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण जो ठोस कण को द्रव में घुलते नहीं है और बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। मटमैला मिट्टी के कण जो पानी में निलंबित हुए, जो निलंबन का एक अच्छा उदाहरण है। चीनी और जल का विलयन तरल ठोस में उदाहरण है। चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। जो बड़ा होगा विलायक, छोटा होगा जो विलेय हो जाएगा। गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण क्या है, तो गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जेली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गैस में द्रव, गैस में फैला हुआ द्रव, तो ये कोहरा हो जाएगा ना, गैस में फैला हुआ द्रव। द्रव प्लस गैस मिलकर क्या बनते हैं, एरोसोल। द्रव प्लस गैस मिलकर एरोसोल, कोहरा, बादल, कुहासा हो जाएगा। कोहरा, बादल, कुहासा। द्रव में गैस मिलकर क्या बनाती है, एरोसोल। ठोस में गैस मिलकर एरोसोल बनाती है। द्रव में भी गैस मिलेगा तो एरोसोल। ये धुआं, स्वचालित वाहन या निथार। गैस द्रव मिलकर शेविंग क्रीम बनती है जिसे फोम कहा जाता है। द्रव गैस मिलेगा तो एरोसोल, ठोस गैस मिलेगा तो एरोसोल, गैस द्रव मिलेगा तो फोम का निर्माण करेगा। द्रव गैस और ठोस गैस मिलेगा तो एरोसोल, और गैस और द्रव मिलेगा तो क्या बनेगा, द्रव और गैस मिलेगा तो एरोसोल। गैस पहले गैस मिलेगा, बाद में द्रव मिलेगा तो फोम यानी शेविंग क्रीम। द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है तो शेविंग क्रीम है। जो द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है। द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन किसका है, तो शेविंग क्रीम का। द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन। जेली का एक उदाहरण है तो ठोस में फैला हुआ द्रव। ठोस में फैला हुआ द्रव किसका है, तो जेली का उदाहरण। मोमबत्ती के जलना किस प्रकार का है, तो रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती के जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ों के काटना है भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना भौतिक। जल में उबलकर वाष्प बनना। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का विघटन होना। जल का साधारण नमक का घुलना, ये सब क्या है, तो रासायनिक में भौतिक परिवर्तन है। फलों में से सलाद बनाना ये भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ना। जल साधारण नमक में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है।
विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में गैस में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में गैसों में विघटित होना एक प्रकार का कैसा है? तो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का विघटन होना ये रासायनिक परिवर्तन है। सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया था। तत्व शब्द कौन दिए थे? तो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किए थे। रॉबर्ट बॉयल 1661 में। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। धातु के गुण धर्म के बारे में सही कथन का पहचान करें। तो धातु में प्रतिध्वनिक होता है। धातु में क्या होता है? तो प्रतिध्वनिक होता है। धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। चादर में ढाला जा सकता है धातु की, इसके तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बोरॉन और सिलिकॉन डैश हैं। तो बोरॉन और सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु के रूप में कार्य करते हैं बोरॉन सिलिकॉन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातु हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन ये सब क्या है? तो अधातु हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। धातु और अधातु के गुणों के बीच को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? उपधातु हैं। तत्व जो समान या समान से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है। समान या समान से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसमें क्या होता है? जो थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है। सीजियम और गैलियम कौन हो जाएगा? सीजियम और गैलियम क्या है? थोड़ा सा अधिक ताप पर द्रव की अवस्था में चेंज हो जाती है। सीजियम और गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व कमरे के तापमान में गैस की अवस्था में रहते हैं? तो टोटल 11 तत्व हैं जो कमरे के तापमान में गैसीय अवस्था में रहते हैं। कुल कितने तत्व? 11 तत्व होते हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। 11 एलिमेंट हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। और गैलियम सीजियम है जो 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर 303 केल्विन से अधिक तापमान पर क्या हो जाते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं। गैलियम और सीजियम 303 केल्विन से ऊपर। जब 2 या 2 से अधिक धातु के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है वह क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचानें। तो मिश्रण क्या है? तो मिश्रण घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण क्या होते हैं? तो भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है मिश्रण का। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलता है किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करता। मिश्रण संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। संगठनीय परिवर्तन होता है मिश्रण का। घटकों का भौतिक परिणाम सुगमता से पृथक किया जाता है। तत्व की क्रिया एक नए यौगिक का निर्माण करती है। नए पदार्थ के संगठन सदैव अस्थायी रहता है और गुणधर्म पूरी तरह से क्या हो जाता है? भिन्न होता है। यौगिक का गुणधर्म भिन्न होता है और सदैव अस्थायी रहता है संगठन। और मिश्रण का परिवर्तनीय संगठन रहता है और गुणधर्म को उपस्थित घटकों में गुणधर्म को दर्शाता है। और घटकों में भौतिक विधियों की सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों में रासायनिक या विद्युत रासायनिक होते हैं यौगिक में। अणु और परमाणु। किस वैज्ञानिक के अनुसार
परमाणु अविभाज्य हैं। तो कनाद ने कहा था कि परमाणु क्या अविभाज्य, महर्षि कनाद के द्वारा कहा गया था। कह रहा है कि भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं। भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है। तो कौन कौन है? तो इसका है, पहला हो गया महर्षि कनाद और दूसरा पकुदी कात्यायन। ये सब क्या है? तो भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में विस्तृत व्याख्या दिए थे, पकुदी कात्यायन और महर्षि कनाद ने परमाणु के बारे में बताया था। ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है। जो ग्रीक दार्शनिक है जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं, कौन कौन? तो डेमोक्रिटस और कौन है? तो ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस हैं जो ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या दिए थे। ग्रीक के डेमोक्रिटियस और ल्यूसिपस, डेमोक्रिटियस और ल्यूसिपस दिए थे, जो ग्रीक के दार्शनिक थे जो परमाणु के बारे में बताए थे। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बताया था। जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था। इंग्लैंड के एक जुलाहा परिवार में हुआ था जॉन डाल्टन का। और 1793 में जॉन डाल्टन ने कॉलेज गणित में, भौतिकी, रसायन में पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे। 66, 73, 20, 27 वर्ष में चल गए थे। 1808 में परमाणु सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन ने, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ था। परमाणु सिद्धांत कब दिया था? तो 1808 में। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, यह कथन किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न तो विनाश किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण में यह नियम बताया गया था। जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होगा? तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 1:8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1:8। अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन का कितना? 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 7 और हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुसार कितना हो जाता है? 14:3 हो जाएगा। 14। ऑक्सीजन का कितना? 3, 14:3 हो जाता है ना। अमोनिया क्यों? NH3 है ना, NH3 है। तो हाइड्रोजन 3 और ये नाइट्रोजन 7, तो 14:3 हो जाएगा। अमोनिया के किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार के अनुपात कितना हो जाएगा? 14:3। किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं? दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है वह स्थिर अनुपात कहलाता है। निश्चित अनुपात में होगा तो स्थिर अनुपात हुआ। स्थिर अनुपात कौन दिया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होगा? तो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होगा, ये निश्चित अनुपात में। किसी भी यौगिक में सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है, निश्चित अनुपात में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। किसने? जोसेफ प्रॉस्ट ने। द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? द्रव्यों के? डाल्टन ने।
द्रवों के अविभाज्यता का सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो डाल्टन ने किया था। द्रवों के अविभाज्यता का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। द्रवों के विभाज्यता का विचार प्रदान किया था डाल्टन ने। किस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व या यौगिक मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं? तत्व या यौगिक या मिश्रण हो जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, ये डाल्टन ने जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार? तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के बारे में सही कथन चुनें। तो सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी द्रव किससे? परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। दिए गए सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। दिए गए सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन चुनें। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकाश की निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या और एक प्रकार की निश्चित होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोग में कर यौगिक निर्मित करता है। निम्न भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करती है। उपयुक्त में से सही हो जाएगा। सभी द्रव्यों के रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? तो परमाणु के। सभी द्रव्यों के रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? तो परमाणु के माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो गलत को चुनना है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापते हैं, ये सही है। नैनोमीटर में परमाणु की त्रिज्या मापते हैं। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया था। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया था, तो ये सही है। तत्वों का प्रतीक का प्रयोग किए थे डाल्टन ने, ठीक है। जोसेफ प्रॉस्ट ने तत्वों के प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षर से प्रदर्शित किया। जोसेफ प्रॉस्ट ने नहीं दिया था। तत्वों के नाम स्वीकृति IPA के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर गलत कथन कौन होगा? जोसेफ प्रॉस्ट ने तत्वों का सुझाव नहीं दिया था, डाल्टन ने दिया था। प्रतीक का एक विशिष्ट अर्थ में किया था। IPA का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम फुल फॉर्म है। और स्वीकृति डाल्टन ने ऐसे पहले वैज्ञानिक जिसने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग का एक विशिष्ट अर्थ में किया था। IPA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका IPA का फुल फॉर्म होता है। अणु एवं आयन बनाते हैं तो परमाणु के। अणु एवं आयन बनाते किससे मिलकर? परमाणु से बनाते हैं। अणु के बारे में सही कथन का चयन करना है। दो या दो से अधिक परमाणु से निर्मित होते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणु से निर्मित होते हैं अणु। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अणु परस्पर आकर्षण बल के द्वारा। ये तत्व यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में होते हैं जो स्वतंत्र रूप में होते हैं। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बहुपरमाणिक है? तो बहुपरमाणिक क्या है? तो सल्फर क्या है? बहुपरमाणिक है। हीलियम हो गया, आर्गन, ऑक्सीजन। हीलियम, आर्गन ये सब क्या है? तो हीलियम आर्गन एक परमाणुक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है? तो द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक है। हीलियम आर्गन एक परमाणुक है। हीलियम आर्गन क्या है? तो एक परमाणुक है। और हीलियम आर्गन क्या है? तो हीलियम आर्गन एक परमाणुक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या है? द्विपरमाणुक है। और आर्गन और हीलियम एक परमाणुक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन क्या है? तो द्विपरमाणुक है। फास्फोरस क्या है? तो चतुर्परमाणुक है। फास्फोरस क्या है? तो चतुर्परमाणुक है। सल्फर क्या है? तो बहुपरमाणुक है। सल्फर बहुपरमाणुक है।
कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन के भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो CO2, तो ये कार्बन का कितना हो जाए 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो इसका रेशियो 4:12 4 8 3:8 के रेशियो में होगा, 3:8 के रेशियो में। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 और नाइट्रोजन अमोनिया में 14:3 और कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8। बहुपरमाणिक आयन किसे कहा जाता है? तो बहुपरमाणिक आयन परमाणु से जिसे समूह पर नेट आवेश क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। समूह पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं। परमाणु से जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उसे बहुपरमाणिक कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता क्या होती है? तो तत्व की संयोजकता उसकी संयोग करने की क्षमता होती है। हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है जिस तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। हाइड्रोजन परमाणु को उस संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है जिस तत्व में क्या हो एक परमाणु संयोग करता है। ये सही है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जो बाह्यतम कक्ष होता है परमाणु का उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है संयोजकता। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है संयोजकता। और यह हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एक परमाणु होते हैं एक परमाणु का नेक्स्ट करें कि जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आणविक द्रव्यमान निकालना है किसका? जल का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 2, हाइड्रोजन का 2 और 16, 16 2 18, तो कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 18 हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान निकालना, तो कैल्शियम क्लोराइड का तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? और कैल्शियम क्लोराइड है इस पर 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 71, 71 40 कितना हो जाएगा? तो 1 7 4 11 111, यू राइट आंसर हो जाएगा 111। परमाणु की संरचना के बारे में दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो नगण्य के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भीतर भाग में अवस्थित रहता है, सबसे भीतर भाग में नहीं होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है, 2000 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन एकदम हल्का है, वो चारों पट्टी घूमते रहता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भीतर में नहीं रहता है। केनाल रे, सॉरी यार।